हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट स्टोरी बैंकिंग स्टॉक होल्डर्स को इंपैक्ट कर सकती है। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक्स अपने डिविडेंड्स कट करने वाले हैं, बट व्हाई? सेकेंड स्टोरी में नमकीन और चिप सेक्टर अब सीरियस इन्वेस्टर गोल्ड माइन बन गया है। सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड टेमासेक गुजरात बेस्ड बालाजी वेफर्स में स्टेक लेने की रेस में है। बट दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ इंस्टेंस। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस सेक्टर में क्यों इतना ज्यादा है? थर्ड स्टोरी में चाइना इज ट्राइंग टू चेंज द करेंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस और ये मूव ग्लोबल फाइनेंस को सीरियसली शेक कर सकता है। विल इट बी पॉसिबल टू रिप्लेस द डॉलर विथ युआन? We will see all that in this video, so stick to the end. For the first time in 4 years, Indian banks अपने dividends को cut कर रहे हैं. This is what the S&P Global Market Intelligence Report is saying. Last year ही banks ने अपने dividends 15% से ज्यादा बढ़ाए थे, लेकिन अब मार्च 2026 के फिस्कल ईयर में 12 बड़े इंडियन बैंक्स का टोटल डिविडेंड पे आउट लास्ट ईयर के $6.24 बिलियन से गिर के $5.98 बिलियन रहने का एस्टिमेट है. दैट इज अराउंड 4.2% ड्रॉप. ये सडन रिवर्सल क्यों हो रहा है? वेल, सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर. आरबीआई ने 2025 में रेपो रेट ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट्स को कट कर दिया है. नाउ रेट कट्स का मतलब लेंडिंग रेट्स नीचे आ गए हैं और नेचुरली बैंक मार्जिन्स स्क्वीज हो गए. लेकिन डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स को अभी भी हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. मतलब फंडिंग कॉस्ट ऊपर है और लेंडिंग इनकम नीचे. दिस पुट्स प्रेशर ऑन दी मार्जिन्स. दूसरा फैक्टर है क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन. पिछले साल बैंकिंग क्रेडिट 13.6% ग्रो कर रहा था, अब वो गिर के सिर्फ 10% रह गया है. डिमांड सबड्यूड है. एड टू दैट यूएस का 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स ने ट्रेड सेंटिमेंट को और ज्यादा वीक कर दिया है. सो क्रेडिट डिमांड भी म्यूटेड है. एज पर दी एस्टिमेट्स, इंडिविजुअल बैंक्स का डिविडेंड आउटलुक ये रहा. एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड लास्ट ईयर से 11 रुपए पर शेयर था. इस साल 8.25 का एस्टिमेट है. बैंक ऑफ बड़ौदा का डिविडेंड 8.35 रुपीज से गिर के 7.9 रह सकता है. एसबीआई का डिविडेंड लगभग फ्लैट रहने वाला है, फ्रॉम 15.9 रुपीज पर शेयर लास्ट ईयर टू 16 रुपीज पर शेयर इन दी अपकमिंग ईयर. आईसीआईसीआई बैंक एक एक्सेप्शन है यहाँ पर. इसका डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम ₹11 टू ₹12 पर शेयर. सो ब्रॉडली पिक्चर ये है, या तो डिविडेंड्स कट होंगे या स्टेटस को बना रहेगा. बस एक आईसीआईसीआई बैंक है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है. सो 2025-26 बैंक्स के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है. डिविडेंड्स श्रिंक करेंगे, प्रॉफिट्स प्रेशर में रहेंगे और क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो है. तो अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए बैंक स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो तो फिर शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है. लेकिन अगर आपको बैंक्स की बैलेंस शीट हेल्थ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे भरोसा है तो ये एक साइक्लिकल डिप भी हो सकती है, क्योंकि बैंक्स फंडामेंटली शायद वीक नहीं है, बस फिलहाल मार्जिन्स और डिमांड के प्रेशर में है. दूसरी स्टोरी पे आते हैं. सो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टेमासेक और टीपीजी जैसे लार्ज पीई फर्म्स एज वेल एज आईटीसी एंड पेप्सिको जैसे बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स 40,000 करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन पे बालाजी वेफर्स का 10% स्टेक एक्वायर करने के लिए कंपीट कर रहे हैं. मतलब राजकोट से शुरू हुआ लोकल वेफर्स ब्रांड अब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स के रेडार पर है. और ये ट्रेंड सिर्फ बालाजी तक लिमिटेड नहीं है. टेमासेक ने मार्च में ही आइकॉनिक हल्दीराम्स में भी $10 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन पर 10% स्टेक लिया था. और प्राइवेट इक्विटी जायंट क्राइस्ट कैपिटल ने भी रिसेंटली थियोब्रामा बेकरी को 2,000 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया. तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि इंडिया के स्नैक और फूड ब्रांड्स में ये हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर रश आखिर क्यों है? वेल, इंडिया के कंज्यूमर मार्केट में पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री $33.7 बिलियन की है और अगले 5 सालों में 37% ग्रो करके $46.3 बिलियन तक जाने की उम्मीद है. मतलब मार्केट ऑलरेडी बड़ा है और बड़ा होने वाला है. और इनमें 2 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा एक्शन है. द फर्स्ट इज अर्बन प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि ब्लू टोकाई या फिर द बेकर्स डजन जो अफ्लुएंट इंडियंस को टारगेट करते हैं. और सेकंड इज मास मार्केट रीजनल जायंट्स जैसे कि बालाजी और हल्दीराम्स जिनका स्केल लो मार्जिन है बट हाई वॉल्यूम मॉडल से आता है. प्रीमियम ब्रांड्स इन्वेस्टर्स को एक एस्पिरेशनल अर्बन कंज्यूमर बेस देते हैं. रीजनल ब्रांड्स इन्वेस्टर्स को इंडिया का मैसिव वॉल्यूम ड्रिवन बाजार देते हैं. दोनों में एग्जिट ऑप्शंस भी काफी क्लियर हैं. आईपीओस, एमएनए या फिर एफएमसीजी जायंट्स की एक्विजिशंस. अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पेप्सी और आईटीसी जैसे जायंट्स को लोकल प्लेयर्स में स्टेक लेने की क्या जरूरत है, तो उसका जवाब है कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट. पेप्सिको फ्रिटो लेस से चिप्स मार्केट को लीड करता है, यस, लेकिन
एथनिक स्नैक्स में वो लोकल ब्रांड से हार रहा है। हल्दीराम्स और बालाजी जैसे कंपनीज रीजनल टेस्ट और प्राइस पॉइंट दोनों में अनबीटेबल है। FY24 में बालाजी ने ओवर 5400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया विद 41% जंप इन प्रॉफिट्स व्हिच वाज ओवर 570 करोड़ रुपीस। मतलब स्केल भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। ऐसे में पेप्सिको का एक माइनॉरिटी अलायंस भी उसके लिए बैक एंड सिनर्जीज और मार्केट एक्सेस का जैकपॉट हो सकता है। और एक मैक्रो टेलविंड भी है। GST कट्स पैकेज्ड फूड्स पर रूरल डिमांड का रिवाइवल और हाउस होल्ड इनकम्स का ऊपर जाना, मतलब कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियर हैं यहाँ पर। तो चिप्स, नमकीन, बेकरी, कॉफी ये सिर्फ कंज्यूमर की कहानी नहीं रहे, अब ये इन्वेस्टमेंट की कहानी बन गए हैं। तीसरी स्टोरी में चाइना इज एक्चुअली ट्राइंग टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस विद इट्स युआन करेंसी। अभी डॉलर काफी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अमेरिका के फिस्कल डेफिसिट्स, ट्रेड वॉर्स और फेड पॉलिसीज ने डॉलर की शाइन को थोड़ा सा डल कर दिया है। इससे कंट्रीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और इसी गैप को चाइना एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देख रहा है। देखिए, पहली बार 2009 में चाइना ने अपनी करेंसी इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2015 के स्टॉक मार्केट क्रैश और करेंसी डीवैल्यूएशन के बाद इन्वेस्टर्स एग्जिट कर गए थे और युआन का ग्लोबल बनने का जो सपना था वो एक तरीके से क्रैश हो गया था। अब यही पुश दोबारा शुरू हुआ है, बट दिस टाइम विद मोर कंट्रोल। इससे चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनकी कंपनीज डॉलर की वॉलेटिलिटी से बचे रहें और यूएस सैंक्शंस का भी असर कम हो। और कुछ प्रोग्रेस यहां पर हुई भी है। 2010 में जहां उनकी खुद की सिर्फ 1% क्रॉस बॉर्डर रिसीट्स युआन में सेटल होती थी, आज वो नंबर 50% क्रॉस कर गया है। 30% से भी ज्यादा ट्रेड चाइना अब खुद की करेंसी में कर रहा है। मतलब अपने ही ट्रेड को युआन में शिफ्ट करके चाइना ने अपना बेस बनाया है। पर ग्लोबल लेवल पे अभी भी युआन की जर्नी काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। आज भी इंटरनेशनल पेमेंट्स में युआन का शेयर सिर्फ 4% है, जबकि डॉलर का 50% से ज्यादा। सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में भी युआन सिर्फ 2% है, जबकि डॉलर 58%। फिर भी स्पीड यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ पिछले 2 सालों में ग्लोबल ट्रेड में युआन का शेयर काफी ज्यादा बढ़ा है। और यही नहीं, चाइना ने इसके लिए टूल्स भी बनाए हैं। CIPS सिस्टम स्विफ्ट का चाइनीज वर्जन है, जिसमें 1700 प्लस बैंक्स जुड़ चुके हैं। डिजिटल युआन और M-Bridge प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी सैंक्शनड एंटिटीज ने डॉलर रूट को बाईपास करके ट्रेड किया है और 32 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के साथ युआन स्वैप लाइंस है ताकि उन्हें इमरजेंसी में युआन लिक्विडिटी मिल सके। जियोपॉलिटिकली भी इसके सिग्नल्स काफी स्ट्रांग हैं। रशिया के बाद अब ब्राजील, केन्या और हंगरी जैसे युआन बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने डॉलर एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। पर चैलेंज ये है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम काफी टाइट कंट्रोल में रहता है। जब तक वो लिबरल नहीं होता, तब तक युआन को डॉलर जैसा ग्लोबल ट्रस्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर है, मल्टीपोलर फाइनेंस का जमाना आ रहा है। मतलब कि डॉलर को कंपटीशन मिलेगा और युआन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी बन सकता है। तो ये थी आज की 3 बड़ी स्टोरीज। इंडियन बैंक्स के डिविडेंड कट्स आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। स्नैक और नमकीन ब्रांड्स अब स्मार्ट मनी के लिए गोल्ड माइन बन गए हैं। और फाइनली, चाइना अब डॉलर के डोमिनेंस को बोल्डली चैलेंज कर रहा है बाय पुशिंग युआन फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। इन तीनों स्टोरीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंगल कौन सा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.